लेकिन उस दिन मेरी आवाज आपको नहीं आ रही थी, तो आई जस्ट एक्सप्लेनिंग यू अगेन। जो हमारा लास्ट चैप्टर था यूटिलिटी, यूटिलिटी से आपको क्या समझ में आता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी सर्विसेज जो आपको उससे किसी तरीके का कोई उपयोग होता है या वो आपको सेटिस्फाइड करती है, सेटिस्फैक्शन देती है, ठीक है, उसको यूटिलिटी कहा जाता है। उसी के रेफरेंस में इफ वी वांट टू एक्सप्लेन डिमांड, सो हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट कि सपोज इफ यू हैव डिसाइडेड टू परचेज अ थिंग, so you have decided means you have in your mind a thought about that goods or about that service. So when you have a thought, that in the economics we call as a desire. So desire होना मतलब कि उस सर्विस के बारे में या उस प्रोडक्ट के बारे में आपको एक थॉट आना या इच्छा होना। So first thing to fulfill the definition of डिमांड इज डिजायर होना, उस वस्तु को अपने थॉट में लाना। नाउ यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड आई एम गोइंग टू परचेज अ गुड प्रोडक्ट और गुड क्वालिटी ऑफ सेल फोन। सो व्हेन यू हैव डिसाइडेड, दैट मीन्स यू हैव डिसाइडेड टू परचेज दैट प्रोडक्ट। नाउ फॉर द प्रोडक्ट you need to a purchasing power. Purchasing power means what? You are ready to purchase that, you have the amount to spend on that particular product or the services. So that is the second factor to fulfill the demand definition. So the second factor, first factor is desire, second factor is purchasing power. ठीक है, अगर हम एक बेगर का एग्जाम्पल ले लेते हैं तो बेगर को बहुत सारी चीजों की डिजायर होती है। ही वॉन्ट्स टू परचेज मेनी थिंग्स, बट इज ही एबल टू परचेज दैट ऑल डिजायर्स? नो, ही डोंट हैव दैट मच परचेजिंग पावर। सो सेकेंड थिंग टू फुलफिल द डेफिनेशन ऑफ डिमांड इज परचेजिंग पावर। एंड द लास्ट थिंग इज विलिंगनेस टू परचेज। आपके पास पैसा भी आ गया है, आपने इच्छा भी करी है कि एक अच्छा वाला मुझे हाई क्वालिटी का सेल फोन परचेज करना है, ठीक है, लेकिन आपके पास में कुछ एडिशनल अमाउंट भी आ गई, कुछ फेस्टिवल था, कुछ मेहमान आ गए, आपके हाथ में और पैसे भी आ गए। सो अब आप क्या प्लान करोगे कि मेरे को वो सेल फोन टेक्नो पूरा अच्छे से जो मेरे दिमाग में था, उसकी डिजायर जिसकी थी प्रोडक्ट की, वो ना लेके अभी मेरे पास थोड़ा एडिशनल अमाउंट आ गया है, तो मैं वो प्रोडक्ट को ना परचेज करके दूसरे किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करूं। सो एट दैट टाइम सपोज ए प्रोडक्ट है और आप बी प्रोडक्ट, उससे हायर प्रोडक्ट है, टैब है या इस तरीके के प्रोडक्ट को ले सकते हैं हम। सो आप वो पर्टिकुलर मोबाइल फोन में स्पेंड ना करके यू आर प्लानिंग टू स्पेंड ऑन द टैब। दे आर द बोथ, उनका जो पूरा यूज है दैट इज सेम, यू आर गोइंग टू डू यूटिलाइज द फॉर द सेम पर्पस, बट प्रोडक्ट चेंज हो गया। सो दैट इज कॉल्ड विलिंगनेस टू परचेज। अभी जो मार्केट में अमाउंट आने वाला था या उस सेलर के पास अमाउंट आने वाला था एक मोबाइल के लिए, वो उसमें प्रोडक्ट में ना आकर वो अभी टैब में कन्वर्ट हो गया। सो ये तीन चीजें जब डिजायर, तीन चीजें फैक्टर्स पूरा होती हैं तभी डिमांड इकोनॉमिक्स में बोली जाती है। आपने सिर्फ सोच लिया, आपने सिर्फ उसके लिए अमाउंट कर लिया या फिर विलिंगनेस सिर्फ दिखा दी, तो इसमें से किसी एक के लिए फुलफिल ना होने पे इकोनॉमिक्स में उसको हम डिमांड नहीं कहते हैं। Understand? So here in your textbook you can see very easily demand is equal to desire plus willingness to purchase plus ability to pay. This ability to pay you can put in second factor. ठीक है, पहले उसको डिजायर होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की, उसके बाद एबिलिटी टू परचेज मतलब परचेजिंग पावर होनी चाहिए, और उसके बाद में ही हैज टू विलिंग, उस टाइम पे जब वो मार्केट में जा रहा है सेम प्रोडक्ट, उसको विलिंगनेस होना चाहिए उस सेम प्रोडक्ट को अपने घर पे लाने के लिए, उसके लिए पैसे खर्च करने के लिए। ये तीनों चीजें जब कंप्लीट हो जाती हैं तो
the demand definition. Understand? Now demand definition is says, according to the Benham, the demand for anything at a given price. Highlight this line, at a given price, is the amount of it which will be bought per unit of time at that price. So इकोनॉमिक्स में जब हम डिमांड को एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिमांड की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इट शुड बी ऑन स्पेसिफिक प्राइस एंड इट शुड बी फॉर स्पेसिफिक पीरियड. ठीक है, आपने आज सेलफोन का विचार कर लिया है, आपके पास पैसे आ गए हैं, ज्यादा पैसे आ गए हैं, आप वो ना परचेस करके टैब परचेस कर रहे हो. इट शुड बी फॉर अ स्पेसिफिक प्राइस. वो जो ए प्रोडक्ट था, वो जो मोबाइल आप परचेस कर रहे थे, वो 20,000 का था. ये टैब जो है वो 30 to 40,000 का आ रहा है, 40,000 का आ रहा है. बट दिस प्राइस विल बी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड. तो वो स्पेसिफिक पीरियड ऑन स्पेसिफिक प्राइस, ये कंडीशन डिमांड की डेफिनेशन को पूरा करती है. ठीक है, सो बेनहम की जो ये डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन को में हाईलाइट कर लीजिए, ऑन अ गिवन प्राइस ऑन अ स्पेसिफिक पीरियड, टाइम पीरियड. ठीक है, वो तीनों फैक्टर्स के साथ में ये तीनों चीजें भी, ये दोनों फैक्टर्स भी कंप्लाई होना चाहिए. Now we already studied about there are two types of demand. One is individual demand, second is market demand. So as you all know, I was talking about a cell phone. सेल फोन जो परचेज करना था, उसका जो डिसीजन था, उसकी जो डिजायर थी, उसकी जो विलिंगनेस थी, उसकी जो परचेज एबिलिटी थी, वो आप पे डिपेंड कर रही थी, सिंगल पर्सन पे डिपेंड कर रही थी. तो इसी तरीके से कि मुझे ये प्रोडक्ट परचेज करना है, इस टाइम पे परचेज करना है, इस प्राइस पे परचेज करना है, व्हेन इट इज डिसाइडेड बाय इंडिविजुअल वन पर्सन, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड. और जब वही प्रोडक्ट आपने आपके फ्रेंड्स से भी डिस्कस किया, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अभी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो अगर हम ये प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, ये मोबाइल परचेज कर लेते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है. ये वाईफाई कॉन्फ़िगर्ड है, इसमें और भी ब्लूटूथ चलता है, इसमें ये चलता है, वैसे बहुत सारे फीचर्स हाईलाइट करके आपने 4-5 अपने फ्रेंड्स को भी वो प्रोडक्ट के बारे में बताया, एंड दे आर विलिंग टू परचेज दैट. ओके, बट maybe he is residing in Kothur, maybe he is residing some other place where they are getting the same product on the different price, same time period, same product but on the different price. ठीक है, और अदरवाइज वही सेम प्रोडक्ट का वही सेम प्राइस, वो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके और भी कोई है रिलेटिव, वो 2 क्वांटिटी परचेज करना चाह रहे हैं, दे आर गेटिंग सम ऑफर. So they may be purchased, they will change the quantity. You are purchasing 1, they are purchasing 2, some other purchasing 3. So quantity change होने से price change होगी. ठीक है, क्योंकि वो ऑफर में मिल रही है उनको, so एक की जो प्राइस है वो 3 की प्राइस में कम हो जाएगी. So including all, the product is same, a product. बट आप परचेज कर रहे हो, आपके फ्रेंड परचेज कर रहे हैं, दूसरा फ्रेंड परचेज कर रहा है, उन सब की क्वांटिटी मिलाकर, प्राइस मिला के जो मार्केट में उस एक प्रोडक्ट का डिसाइड होता है, दैट इज नोन एज द मार्केट डिमांड. अंडरस्टैंड? यहाँ पे आप इंडिविजुअल अगर डिमांड देख रहे हैं, सो इंडिविजुअल डिमांड में क्या बता रहा है कि एक प्रोडक्ट है, कमोडिटी है एक्स, उसको परचेज करने वाला है, अगर वो 50 रुपीज की है, सो 50 रुपीज इज हायर देन द सबसे लोअर प्राइस है 10 रुपीज. सो 10 रुपीज में वो चीज सस्ती मिल रही है, सो अ परचेजर, इंडिविजुअल परचेजर विल परचेज मोर क्वांटिटी, राइट. और जब 50 रुपीज की वही सेम प्राइस एक्स प्रोडक्ट जो है वो 50 रुपीज का हो जाता है, तो वो उसकी क्वांटिटी कम कर देगा. ठीक है, प्राइस का नियम पता है ना, डिमांड का या मार्केट का नियम क्या होता है किसी प्रोडक्ट का, कि प्राइस अगर हायर हो जाती है तो डिमांड कम हो जाती है. ठीक है, ये आगे जाकर हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ने वाले हैं. सेम उसी तरीके से अगर ये एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, तो व्हाट इज द मार्केट प्राइस में उन्होंने क्या बता दिया है, मार्केट प्राइस में बता दिया है मार्केट प्राइस में आप देख रहे हैं
कि देयर इज अ सिंगल प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट इज एक्स और उसको परचेज करने वाले 3 कंज्यूमर्स हैं, 3 कंज्यूमर्स उसको सेम प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। व्हेन इट इज फॉर 10 रुपीज, ए उसकी 500 ग्राम की क्वांटिटी परचेज कर रहा है, बी उसको 600 ग्राम की परचेज कर रहा है। ये दोनों एक 500 एक 600, तो मार्केट डिमांड क्या हो जाएगी 500 प्लस 600, टोटल जो उसकी डिमांड रहेगी दैट विल कॉल एज अ मार्केट डिमांड। सेकेंड, अगर 20 रुपीज उसकी प्राइस हो जाती है, उसकी प्राइस थोड़ी हायर हो जाती है, तो ए वाला जो है वो 100 रुपीज से डिडक्ट कर देता है, वो 100 ग्राम से कम कर देता है और 400 परचेज करने लगता है। और ये भी 100 से कम करके 500, सो इनको फिर से क्लब कर देंगे, देन वी विल गेट द मार्केट डिमांड। सो यू अंडरस्टैंड, सेम प्रोडक्ट पे सेम टाइम पे प्राइसेस अगर बदलने से जो डिमांड में फर्क आता है अलग अलग कंज्यूमर का क्लब करके, दैट इज नोन एज अ मार्केट डिमांड। अपनी बुक्स में ग्राफ देख लीजिएगा, मार्केट डिमांड बोलिए या फिर इंडिविजुअल डिमांड। डिमांड कर्व जो रहता है इट ऑलवेज, यहां पे हम क्वांटिटी लिख रहे हैं, यहां पे हम प्राइस लिख रहे हैं, ओके, दिस रिफ्लेक्ट द प्राइस, दिस रिफ्लेक्ट द क्वांटिटी। सो यहां पे अगर हम 10 क्वांटिटी ले रहे हैं, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी और इंक्रीज हो रही है, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिमांड एंड प्राइस? डिमांड एंड प्राइस का जो रिलेशनशिप है, जब प्राइस 10 है तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट परचेज किया जाएगा, बिकॉज ऑन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड ऑन अ स्पेसिफिक प्राइस। डिमांड के हर डेफिनेशन में वेनम का डेफिनेशन याद रखना है कि इट शुड बी फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है, आज आपको एक मास्क जो है वो 30 रुपीज 50 रुपीज का मिल रहा है, लेकिन जब ये कोरोना वगैरह चला जाएगा, नोबडी विल परचेज ऑन इवन 10 रुपीज, राइट? सो सेम ऑन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड फॉर अ स्पेसिफिक प्राइस, ये वेनम का नियम है। So when the price is 10, the quantity is 40, ज्यादा है, प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाएगी, सो इट विल बी प्राइस। प्राइस और बढ़ गई 30 रुपीज, तो क्वांटिटी और कम हो गई, प्राइस और बढ़ गई तो क्वांटिटी और कम हो गई। सो इस तरीके से अगर हम ग्राफ निकालते हैं, सो ग्राफ हमेशा स्लोपिंग वे में होता है, स्लाइंटिंग वे में होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है, अंडरस्टैंड? सो लेफ्ट टू राइट होने से ये एक बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि व्हाई द डिमांड कर्व इज ऑलवेज लेफ्ट टू राइट। तो जब हम डिमांड के फैक्टर्स पढ़ेंगे देन इट विल गेट मोर क्लियर टू यू। आपकी बुक में ग्राफ दिए हुए हैं, दोनों मार्केट प्राइस का भी दिया हुआ है एंड इंडिविजुअल प्राइस का भी दिया हुआ है। उसका स्लोप देखिएगा, वो एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया है मैंने अभी, आप अपने इससे स्टडी करिएगा एंड देन यू विल कम टू नो व्हाई द डिमांड कर्व इज drive from left to right. Okay, now the next topic is factors affecting demand. Some factors, अभी आज के इसमें अगर आप देखेंगे, आज के सिनारियो में आप देखेंगे तो हमारी जो एक 3-4 महीने पहले की जो डिमांड हुआ करती थी, या जो प्रोडक्ट हमारे दिमाग में आते थे कि अगर पैसा आ जाता है तो मैं क्या खरीदना, परचेस करना पसंद करूंगा, राइट? या फिर हम ऐसा बोले कि जब स्कूल कॉलेज स्टार्ट होते हैं तो हमारा जो कंसंट्रेशन रहता है कि हमको ये बुक्स परचेस करनी है, हमें ये वाली नोटबुक परचेस करनी है, ये स्टेशनरी परचेस करनी है, हम उस तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जब हमारे वैकेशन स्टार्ट रहती हैं तो हम सोचते हैं कि चलो हम यहाँ जाने के लिए खर्च करेंगे, उस फ्रेंड्स के लिए वो परचेस करने के लिए, पार्टी करने के लिए। हमारी जो डिमांड रहती है वो एज पर द टाइम पीरियड चेंज होती जाती है, राइट? तो वही सारे फैक्टर जो किसी वस्तु के डिमांड को अफेक्ट करते हैं, किसी वस्तु की डिमांड को बढ़ाते हैं, किसी वस्तु की डिमांड को कम करते हैं, तो वही सारे फैक्टर्स अभी हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं।
सो व्हाट इज द फैक्टर? सबसे पहले यहाँ पे दिया है रीजंस जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व आर एज फॉलोज। वो सारे रीजन जिसके कारण मैंने अभी आपको बताया कि डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। सो व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट? सो उसमें फर्स्ट दिया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? ये आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज अ यूटिलिटी जिससे कि एक टाइम पे जब आप उसका फर्स्ट कंज्यूम करते हैं, इट मे बी अ बुक, इट मे बी अ खाने का कोई चीज हो सकता है, इट मे बी अ वैल्यूएबल गुड्स, कुछ भी प्रोडक्ट का, सर्विसेज का, जैसे जैसे उसकी क्वांटिटी आप बढ़ाते चले जाते हैं, यूटिलाइजेशन बढ़ाते चले जाते हैं। आपने एक बुक परचेज कर ली, उसकी गाइड भी परचेज कर ली, सेकेंड इसमें उसके और भी नोट्स परचेज कर लिए, लेकिन फर्स्ट जो बुक आपको यूटिलिटी देने वाली है वो थर्ड परचेज में उतनी नहीं देगी। सो एज गुड एज वी परचेज द सिमिलर प्रोडक्ट, उसकी जो यूटिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो यहाँ पे सेम उन्होंने बोला हुआ है कि द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग अप्लाई होता है, जैसे जैसे वो प्रोडक्ट का यूज करते चले जाते हैं या उससे सिमिलर प्रोडक्ट का एडिशनल यूज करते चले जाते हैं, उसकी डिमांड जो है वो कम होती चली जाती है। सेकेंड उन्होंने बोला है यहाँ पे इनकम अफेक्ट्स, हाउ द इनकम, ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ इट इज सिमिलर टू फैक्टर्स ऑफ डिमांड ऑल्सो। फैक्टर्स ऑफ डिमांड में भी हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि किसी वस्तु के एंड डिमांड में अदर थिंग्स आर कांस्टेंट रखी जाती है। जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे देन आई विल एक्सप्लेन यू इन बेटर वे कि अदर थिंग्स मीन्स व्हाट थिंग्स। द अदर थिंग्स इज कि उसको जो अफेक्ट करती है वो प्राइस एक ऐसे फैक्टर रहता है जो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, बाकी की चीजें कांस्टेंट रहती हैं। ठीक है, वो लॉ ऑफ डिमांड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो यहाँ पे है इनकम अफेक्ट। अब इनकम अफेक्ट में मतलब कि इन द मार्केट वी फाउंड वेरियस टाइप्स ऑफ shops. Some shops are stall shops, some are grocery shop जैसे रहती है जिसमें सब चीजें अवेलेबल रहती है, बट इट इज इन स्मॉल इन साइज। कुछ मॉल्स आपके आजू बाजू में रहते हैं। सो देयर आर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ शॉप्स और सेलिंग प्रोडक्ट सेल करने के लिए अलग अलग रहते हैं। अब इनकम ग्रुप डिसाइड करता है, राइट? जो लेबर ग्रुप है, जो रोज अपना कमाता है और रोज खर्च करता है, बस उतना ही उसका इनकम रहती है। He will not visit to mall, right? Or it may he will visit but once in a year, once in a month or once in a 6 month. बट वहीं पे जिसकी रेगुलर इनकम है, जिसकी एक्स्ट्रा इनकम भी होती है, जिसके पास थोड़ी बहुत ज्यादा सेविंग रहती है, he may visit very regularly to mall, right? So it depends, मार्केट का जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, उसका बहुत ज्यादा इनकम फैक्टर भी अफेक्ट करता है। स्मॉल शॉप पे कौन जाएगा, स्टॉल शॉप पे कौन जाएगा, मॉल शॉप में कौन जाएगा, दीज ऑल डिसाइडेड बाय द इनकम फैक्टर ऑफ द डिमांड। मैं आप लोगों को जो भी एग्जाम्पल बता रही हूँ, आप पढ़ते पढ़ते प्लीज वो एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिए, ताकि रेफरेंस करने में जब आप बाद में याद करेंगे ना, सो यू विल गेट अ बेटर आइडिया, यू विल क्विकली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट व्हाट in that point they are going to explain you। वो जब एग्जाम्पल आप लिख लेंगे, सिर्फ एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रही हूँ कि मॉल्स का एग्जाम्पल दिया या फिर इनकम ग्रुप का किसी भी एग्जाम्पल में दे रही हूँ, वो सिर्फ एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए उस पैराग्राफ के सामने। ओके, नेक्स्ट इज प्राइस। सो एज आई टोल्ड यू हाउ द प्राइस अफेक्ट। सो प्राइस इस तरीके से होती है जैसे कि अगेन मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट तरीके शॉप्स हैं या डिफरेंट तरीके के ये हैं सेलर हैं। सो ट्रेडिशनल सेलर भी हैं, ब्रांडेड शॉप्स भी हैं, राइट? सो ब्रांडेड शॉप्स में ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि बहुत हायर प्राइजेस में वस्तुएं जाती हैं, बिकॉज दे मेंटेन द क्वालिटी, शोरूम, व्हाटएवर द रीजंस आर, ठीक है, लेकिन दे सेल सेम प्रोडक्ट ऑन द हायर प्राइस। देन एक छोटा सा शॉप अगर ट्रेडिशनल शॉप में ले लेते हैं, जैसे ग्राहक पेट, एवरीवन इज अवेयर अबाउट ग्राहक पेट, जहाँ पे ग्रोसरी ही मिलती है, ओनली ग्रोसरी,
but the people prefer to visit there because they get good offer, they get the good quality of product in a lower price. ठीक है, सो ट्रेडिशनल गुड्स रह जाते हैं. उसके बाद में आ जाता है आपका कैटेगरी. इस तरीके की जो कैटेगरीज रहती हैं उसमें प्राइजेस के हिसाब से कस्टमर आते हैं. हर कैटेगरी के हिसाब से प्राइजेस डिफाइन होते हैं और वो प्राइजेस डिफाइन करते हैं उस वस्तु की डिमांड को कम या ज्यादा करने के लिए. ओके, अंडरस्टैंड. सो हाउ द प्राइजेस अफेक्ट कि उस लोकेलिटी के लोगों की परचेजिंग पावर क्या है. दे विजिट ओनली दैट वेंडर्स. नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट. व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट? सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट्स में आ जाता है कि जैसे कि अभी आजकल आप देखेंगे कि फ्लाइट के चार्जेस भी उतने ही हैं जितने थर्ड एसी ट्रेन के, राइट. सो पीपल में प्रीफर कि 200-300 रुपए और मैं एक्स्ट्रा खर्च कर देता हूं तो मे बी आई विल गेट द टिकट फॉर फ्लाइट. सो ये जो परचेजिंग पावर रहती है सब्स्टिट्यूट गुड्स मीन्स दे आर प्रोवाइडिंग द सेम पर्सन. ट्रैवलिंग के काम के लिए ही रेलवे भी आ रहा है, ट्रैवलिंग के काम के लिए ही फ्लाइट भी आ रही है. सो द पर्पस शुड बी सेम बट प्राइजेस अफेक्ट. Many people who want to travel in small timing, they can prefer by spending 200 or 300 rupees more, prefer to go by the flight. तो उसके जो भी 10% 20% जो रेलवे के ट्रैवलर्स थे वो डिडक्ट होके यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे. सो इस तरीके से द प्राइजेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स अफेक्ट करती हैं. देन उसके बाद में है मल्टीपर्पज यूजेस. मल्टीपर्पज यूजेस मतलब अभी जैसे आप देखेंगे कि पिछले 2-3 साल से ऑर्गेनिक ये वर्ड बहुत ज्यादा मतलब एवरीवन इज बिकमिंग वेरी कॉन्शियस अबाउट द ऑर्गेनिक. हम लोग तो प्योर ही खाते हैं, हम लोग तो डायरेक्ट फार्मर से लेते हैं, शेत में जाके हम लोग परचेस करते हैं. सो दीज ऑल थॉट्स कम इन अबाउट 2-3 years back. So this is called कि cotton seeds. If we take a example of cotton seed का अभी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया है. प्योर कॉटन कपड़े पहनने का, लिनन पहनने का, या फिर उसके और भी यूजेस जो हैं इट इंक्रीजेस. या वुड ले लीजिए. सो वुड के एक वुड का बहुत सारे उपयोग होते हैं, राइट. यूटिलाइजेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल गिव्स